मैं संदीप कुमार सिंह, प्रवक्ता समाजशास्त्र, नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज, मनसा छापर, कुशीनगर। हम लोग इससे पहले जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो समाप्त हो गया है। अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो जनजातीय समुदाय का सीमांतीकरण। तो जनजाति भारत का एक अभिन्न अंग है। जनजातियों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की में जो जनजातियों की संख्या है वो लगभग 10.64 करोड़ है। तो भारतीय संख्या का जो इनका परसेंटेज है वो 8.60% है। हो सकता है 2021 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, क्योंकि सभ्य समाज के संपर्क में आती जा रही है। तो कुछ लोग जनजाति से भी बाहर निकल रहे हैं। हम लोग बेसिकली इनको जनजाति को या तो जंगल में रहने वाले, पहाड़ों पे रहने वाले, निर्जन जगह पर रहने वाले, एकांत में रहने वाले लोगों को, या सभ्य समाज से दूर है, इस आधार पे हम कहते हैं कि ये जनजाति है या आदिम है। तो आदिम की जो प्राचीन समस्याएं थी वो मुख्यतः दो तरह की थी। पहले के समय में क्या है, अगर हम लोग गांव में रहते हैं तो पहले के समय में क्या समस्याएं आती थी, ये स्थानीय या प्राकृतिक। तो जनजातियों की जो पहले समस्याएं थी वो स्थानीय थी और प्राकृतिक थी। मतलब जिस स्थान पे वे निवास करते थे वहां पे जो समस्या रहती हो वो रहती थी, या प्रकृति ने कोई आपदा आ गई, जैसे मान लीजिए कहीं पे ज्यादा भूकंप आता है, कहीं ज्यादा बारिश होती है, कहीं तूफान आता है, कहीं चक्रवात आता है, तो ये उनकी स्थानीय और प्राकृतिक समस्याएं थी। लेकिन जैसे जैसे लोग बाहरी लोगों के संपर्क में आए तो समस्या और दूसरी हो गई या समस्या और बढ़ गई। कहा जाए कि इससे पहले सभी लोग आदिम रूप में, हम आज हम लोग सभ्य समाज में आ रहे गए हैं, बाकी हमारे आज पूर्व आदिम ही रूप में ही रहते होंगे। बाकी धीरे धीरे हम लोग अपना आदिम से जनजाति समुदाय से फिर कृषक समुदाय में आ गए, कृषक समुदाय से फिर हम लोग औद्योगिक में आ गए, औद्योगिक से फिर आधुनिक समाज में आ गए। तो जो बाहरी लोग, इनके बाहरी के लिए यूज वर्ड करते हैं दीकू। बाहरी लोगों के लोग बोलते हैं जनजाति के लोग दीकू। तो बाहरी लोगों के जैसे ही संपर्क में आए तो इनकी और समस्याएं बढ़ गई। जैसे इनकी समस्या आर्थिक शोषण, सामाजिक, सांस्कृतिक। तो समस्या ये तो थी ही पहले से, स्थानीय और प्राकृतिक, और बाहरी लोगों के संपर्क में आए तो फिर आर्थिक शोषण आप देखेंगे कि जो बाहरी लोग हैं तो जंगल पर अपना अधिकार जमाने लगेंगे, फिर जो वहां के फल पौधे उस पर अधिकार जमाएंगे, इन लोगों की जमीन लेंगे, चीजों इन लोगों से सस्ती में लेंगे, तो हर तरह से आर्थिक शोषण करेंगे। जो इनके रहन या जो इनका सामाजिक दायरा है उसमें हस्तक्षेप करेंगे, इन लोगों की संस्कृति में भी हस्तक्षेप करेंगे, तो समस्याएं और बढ़ती गई। क्योंकि फिर हम लोग जनजात को डिफाइन करते हैं, केवल पहाड़ी या वन्य जात या आदिम समूह से कहने से नहीं काम चलेगा। अगर इन लोगों को हम डिफाइन करते हैं तो कहा जा सकता है कि जनजाति एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जनजाति एक
ऐसा क्षेत्रीय समूह है। जनजाति एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसके सदस्य एक विशेष संस्कृति, जिसके सदस्य एक विशेष संस्कृति, जिसके सदस्य एक विशेष संस्कृति, भाषा, धर्म, अर्थव्यवस्था से संबंधित है। भाषा, धर्म और अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तथा सामाजिक और राजनीतिक आधार पर तथा सामाजिक तथा और राजनीतिक आधार पर आत्मनिर्भर होते हैं। जनजाति एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसके सदस्य एक विशेष संस्कृति, भाषा, धर्म और अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं तथा सामाजिक और राजनीतिक आधार पर आत्मनिर्भर होते हैं। तो इनकी ये परिभाषा हो गई। अगर हम डीएन मजूमदार की परिभाषा लिखें, डीएन मजूमदार के अनुसार डीएन मजूमदार जनजाति परिवार का एक ऐसा समूह है, जनजाति परिवार का ऐसा समूह है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसका एक सामान्य नाम होता है और जिसके सदस्य एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं, जिसके सदस्य एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं। एक सामान्य भाषा बोलते हैं तथा एक सामान्य भाषा बोलते हैं तथा जिसको एक सामान्य संस्कृति होती है तथा जिसकी एक
सामान्य संस्कृति होती है। जो डीएम मजुमदार साहब ने यह परिभाषा दी कि जनजात परिवारों का एक ऐसा समूह है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं तथा एक सामान्य भाषा बोलते हैं तथा जिसकी एक सामान्य संस्कृति होती है। तो हम अगर जनजात को सामान्य शब्दों में परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं जनजात ऐसे लोगों का समूह है जो एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं, जो एक निश्चित भाषा बोलते हैं, जिनकी अपनी एक निश्चित संस्कृति है, जिसकी अपनी एक निश्चित राजनीतिक व्यवस्था है और ये आत्मनिर्भर होते हैं। तो ऐसे समूह को हम जनजात कह सकते हैं। केवल इस आधार पर हम नहीं केवल कह सकते हैं कि जनजात केवल उन्हीं लोगों को कहेंगे जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, ऐसा नहीं है, जो वन्य जीव में रहते हैं ऐसा नहीं, या आदिम है, इस आधार पर नहीं। ये आधार होना चाहिए कि जनजात ऐसे लोगों का समूह है जिसका एक सामान्य नाम है, एक सामान्य संस्कृति है और उनकी एक आत्मनिर्भर भी है और विवाह या व्यवसाय संबंधित में भी निश्चितता है। तो ऐसे लोगों के समूह को ही हम जनजात कह सकते हैं। अगर इसकी विशेषता देखें, जनजात की विशेषता देखें, क्षेत्र, पहली विशेषता क्षेत्रीय समूह। एक जनजात के लोग एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं। जनजात भी कई प्रकार के हैं। जनजाति लगभग इसकी जो संख्या है वो 836 जनजातियां हैं। तो मैं कह रहा हूं, जो उसको ध्यान दीजिए कि एक जनजात के लोग एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं। अगर अपनी आजीविका उपार्जित करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, जैसे झूम कृषि के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि एक जनजात कभी एक स्थान पर रहती है, फिर वहां का जंगल काटती है, फिर उसमें अपना अनाज बोती है या कृषि करती है, उससे अन्न उत्पादित करती है और कुछ साल रहते हैं, वो फिर जगह अनुपजाऊ हो जाती है तो उसको छोड़ के फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ऐसा होता है। मगर ऐसा होने के बावजूद भी जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे तो वहां निश्चित रूप से रहने देते हैं, उस क्षेत्र उन्हीं के नाम से पहचाना जाने लगता है। कुछ समय के लिए वो उपार्जित एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, बाकी निश्चितता उनकी आ जाती है। क्योंकि जब सभी लोग आदिम जनजात के ही रूप में सभी लोग रहते थे, जब आदिम जनजात कृषक जनजात में, कृषक जनजात कब आई कि जब आदिम जनजात निश्चित स्थान पर रहने लगी और कृषि के कार्य करने लगी तो कृषक समाज के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये भी जाके कुछ समय के लिए निश्चित स्थान पे, कहने का तात्पर्य कि एक जनजात एक निश्चित क्षेत्रीय समूह में रहती है, एक जनजात के लोग एक निश्चित स्थान पर रहते हैं और ये स्थान परिवर्तित करते हैं उपार्जन के लिए, तो फिर वहां जाके निश्चित क्षेत्र में रहने लगते हैं। फिर दूसरा, सामान्य भाषा। कहने का तात्पर्य ये कि सामान्य भाषा का मतलब कि एक जनजात के लोग एक ही भाषा बोलते हैं। सारे जनजात के लोगों की भाषा अलग अलग होती है। एक जनजात के लोग एक सामान्य भाषा बोलते हैं और इस वजह से सोशल काइंडनेस या सामान्य जागरूकता इन लोगों में देखी जाती है। जैसे आप देखेंगे कि हम अगर भोजपुरी पृष्ठभूमि के लोग अगर विदेश में एक साथ मिले तो बहुत अपनत्व होता है।
इसी तरह से एक जनजाति के लोग एक सामान्य भाषा बोलते हैं, इसमें इनके सामान्य जागरूकता भी पाई जाती है। फिर तीसरा है बड़ा आकार। जो तीसरी विशेषता है कि बड़ा जनजाति लोगों की संख्या ज्यादा होती है, लाखों में होती है। कुछ कुछ जनजातियों की संख्या 50 लाख तक भी है। तो जनजाति की संख्या कोई कम नहीं है। एक जनजाति के लोगों की भी संख्या 50 लाख तक है। तो जनजाति समूह का आकार काफी बड़ा होता है। फिर अगली परिभाषा अंतर्विवाही समूह। अंतर विवाही समूह। अंतर्विवाही समूह मतलब अपनी ही जनजाति में ये लोग शादी करते हैं। इन लोगों के भी नियम है। जैसे हम लोग जो सामान्य, हम लोग चूंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, इसी जगह पर रहते हैं, तो यहाँ के लोग अपनी ही जात के अंतर शादी करते हैं, अंतर्विवाही होते हैं। उसी तरह से जनजात के लोग भी अपनी ही जनजात के लोगों से शादी विवाह करते हैं। इनके भी विवाह के सामान्य नियम पाए जाते हैं। जो अगली परिभाषा है, अगला जो लक्षण है वो है सामान्य संस्कृति। तो एक जनजाति के लोगों की संस्कृति भी सामान्य होती है। अगर आप देखेंगे कि हिंदू धर्म को मानने वाले जो लोग हैं तो उनकी संस्कृति लगभग एक प्रकार की है। मुस्लिम लोगों की संस्कृति जो है एक प्रकार की है, ईसाई की एक प्रकार की। उसी तरह से जो जनजाति के लोग हैं तो एक जनजाति की संस्कृति लगभग एक प्रकार की होती है। इन लोगों की सामान्य संस्कृति होती है। ये प्रकृति पे ज्यादा निर्भर होते हैं। इनमें जादू का थोड़ा सा उपयोग ज्यादा ही दिखलाई देता है। फिर अगली जो विशेषता इन लोगों पर बात समझने की आएगी वो आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता जो जनजातीय समुदाय होते हैं तो आत्मनिर्भर होते हैं। आत्मनिर्भर इन द सेंस कि ये अपना जो भी उपभोग की चीजें हैं वो अपने ही जनजाति के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि बाहर जैसे पहले गांव भी एक तरह से एक समुदाय के रूप में था और गांव में जो भी संबंधित चीजें थी, जो भी व्यक्ति के उपभोग की चीजें थी वो गांव में ही उत्पादित हो जाती थी। बाकी जैसे जैसे सभ्यता बढ़ी, हम लोग बाहरी लोगों के संपर्क में आए तो हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ी और हम लोग शहर पे कुछ निर्भरता आ गई। बाकी जो जनजाति वो आज भी आत्मनिर्भर रूप से पाई जाती है क्योंकि इनका ज्यादा ही लगाव प्रकृति से होता है। इनकी आवश्यकताएं थोड़ी कम होती हैं, इस वजह से ये आत्मनिर्भर होती हैं। इनकी भोजन, पानी, घर, जो भी सारी चीजें हैं वो प्रकृति पे ही लगभग निर्भर है। तो प्रकृति से इन लोगों का संपर्क ज्यादा ही है, प्रकृति से लगाव ज्यादा है, इन लोगों की आवश्यकताएं कम है और निर्भरता ये इसलिए आत्मनिर्भर भी होते हैं। एक समझने के लिए अगला टॉपिक ले लेते हैं, वो है यह है एक राजनीतिक इकाई। एक राजनीतिक इकाई क्योंकि भारत में रहते हैं तो भारत का अभिन्न अंग है और उसके तहत ही सारी जनजातियां, जितनी भी जनजातियां हैं वो पाई जाती हैं। एक राजनीति के रूप में इसलिए कहा जाता है कि जो एक जनजाति है तो इसमें सबसे जो बड़ा सदस्य होता है या बुजुर्ग आदमी होता है, जो इसका मुखिया होता है, तो जनजातियों का भी एक राजनीतिक संगठन है। वो मुखिया इसका सबसे सर्वोच्च पद पर वही या सबसे बुजुर्ग अनुभव व्यक्ति रहता है और वही पूरे प्रशासन को देखता है, किसको किस तरह से नियंत्रण करना है, किसको क्या कार्य करना है, ये पूरे की संचालन वही करता है।
और इसलिए एक राजनीतिक इकाई के रूप में भी हम जनजातियों को देखते हैं। फिर भी ये जो सारी चीजें आप लोग जितनी परिभाषाएं दी गई, जितने इन लोगों की विशेषताएं बनाई गई, उस आधार पे हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। मगर आज जब ये भी लोग बाहरी लोगों के संपर्क में आए हैं तो इनमें भी बदलाव दिखलाई दे रहा है और ये भी आज पढ़े लिखे हो रहे हैं, नौकरी प्राप्त कर रहे हैं, प्रशासनिक सेवाओं में भी है, ये भी बड़े बड़े उद्योगों के मालिक हैं और बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हुए हैं। तो इसमें भी बदलाव देखने का आता है। लेकिन जो सामान्य परिभाषाएं हैं, जो सामान्य समझ है, जो जनजातियों का आइडेंटिफिकेशन है, इसी के आधार पर किया जाता है। तो आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।